हेलो फ्रेंड्स, रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। 28 दिसंबर से उसके एग्ज़ाम्स होंगे। तो हम लोग एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स जो हुए थे प्रीवियस ईयर्स 2016 में, उसके कुछ क्वेश्चंस को देख रहे थे और उस क्वेश्चंस में हम लोग आज भी कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे बनाते हैं, इसको देखेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे इसको भी जानेंगे। तो यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो वह 9 अप्रैल 2016 में जो पूछा गया है तीसरा शिफ्ट में, वह क्वेश्चंस को कुछ जो है उनको बनाते हैं। तो 9 अप्रैल 2016 के जो क्वेश्चन है थर्ड शिफ्ट के, उनके कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा ये सब इम्पोर्टेंट्स है। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बिक्री में हुए लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यह है क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है कह रहा है। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चंस आएंगे उसको क्या करेंगे कि सबसे पहले जो वस्तु है जितने भी उन वस्तुओं को आपस में घटाएंगे। तो 40 में से हम लोग 30 घटाते हैं, यानी 40 में से 30 घटाते हैं तो हमें 10 मिलती है। ये 10 है। अब ये जो 10 है उसको क्या करना है कि जो बाद वाली जो भी वस्तुएं कहती है वह उसका क्या बन जाती है, वह उसका क्रय मूल्य बन जाता है। तो यहाँ पर यह जो हुआ यह हानि हुआ। क्यों हानि हुआ? क्योंकि विक्रय मूल्य वाला जो वस्तु है वह ज़्यादा हो गया क्रय मूल्य वाली वस्तु से। तो हमें अगर कम वस्तु में बेचते तो हम लोगों को वहाँ पर लाभ होता, लेकिन ये 40 वस्तु के बराबर का रहा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे यह 10 जो हुआ वह हानि हो गया है, पहले ही हानि हो चुका है। और ये जो होता है बाद में वह क्रय मूल्य बन जाता है। तो हानि जो होता है वो हमेशा किस पे होगा? क्रय मूल्य पर होगा। तो यह क्रय मूल्य ये 40 हो जाएगा जो बाद में बनता है वो। अब यह इसका प्रतिशत निकालना है, तो हम 10/40 × 100 कर लेंगे तो हमें इसका आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो ये 1 0 0 कट जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो यही है हमारा 25% का क्या हो गया? ये जब हानि है तो ये 25% की हानि हो जाएगी। जो ऑप्शन नंबर 3 में है ये इसका आंसर भी हो जाएगा। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले आपस में इनको घटा लेना है और जो बाद वाली जो वस्तु वह कहती है उस वस्तु वह उसका क्रय मूल्य बन जाता है। तो यहाँ पर वह क्रय मूल्य पर ही हमेशा लाभ और हानि होती है, तो उसको नीचे रख लेंगे और फिर प्रतिशत बना लेंगे। तो इस प्रकार से इसको आसानी से बना सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर 3 में है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर पूरे करता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यह कह रहा है। और इसमें पाई बराबर 22/7 भी लेने के लिए कहा गया है। तो एक साइकिल का पहिया है, हम जानते हैं तो सर्कल में ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सर्कल के बारे में आप लोग पिछले वीडियोस में जा करके देख सकते हैं प्रीवियस में, जहाँ पे ज्योमेट्री में वृत्त से रिलेटेड जितने भी सारी चीज़ों को बताया गया है। तो एक साइकिल का पहिया है, मान लेते हैं यह एक साइकिल का पहिया है, उसका एक सेंटर होता है, वहाँ से हम लोग कोई एक बिंदु से स्टार्ट करते हैं घूमना। तो मान लेते हैं यहाँ एक बिंदु है, यहाँ से साइकिल का पहिया घूमने लगा, पहिया इस प्रकार से घूम रहा है। तो यहाँ पर जब पहुँचेगी तो वह एक चक्कर हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कितना चक्कर लगा रहा है? 5000 चक्कर। और एक चक्कर में क्या होता है? एक चक्कर में होता हुआ वृत्त की परिधि होती है। यह भी हम लोगों ने देखा हुआ है। तो वृत्त की परिधि होती है और वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2πr होता है। यह फॉर्मूला भी हमें मालूम है, आप सबको भी मालूम होगी। तो 2πr हो गया। यह तो क्या हो गया? यह एक चक्कर, यानी वृत्त की परिधि बराबर यह हो जाएगा एक चक्कर के बराबर में। और उसी प्रकार से हमें कितना है? 5000 चक्कर लगाना है। तो 5000 के साथ में इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक चक्कर बराबर 2πr, तो 2πr × 5000 चक्कर, तो हमें क्या हो जाएगा? इसी के बराबर में 44 किलोमीटर, यानी 44 किलोमीटर हम लोगों का जा रहा है, 44 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखते हैं 2πr, पाई में हम लोग कितना लेने के लिए कह रहा है? पाई में 22/7 लेने के लिए कह रहा है, 22/7 ले लेते हैं। ये जो r है, यही r हमें त्रिज्या मतलब रेडियस निकालना है, तो r कर लेते हैं × 5000। ये क्या कर रहा है? सेंटीमीटर में सबका वैल्यू दिया हुआ, ऑप्शन को देखते हैं तो ये जो किलोमीटर है इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? मीटर में चेंज करते हैं। तो किलोमीटर से मीटर जानने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा मीटर बन जाती है। फिर लेकिन मीटर से भी फिर हमको सेंटीमीटर में जाना है, तो सेंटीमीटर में जाने के लिए फिर 100 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तब जाके
हमारा किलोमीटर से सेंटीमीटर में आ जाता है। अब इसको पूरी तरीके से सोल्व करते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगी। तो ये जो है 3 जीरो, इसके 3 जीरो को काट लेगी, इसको 22 का बारह 2 बार में 22 दूनी 44 हो जाएगी। फिर इसी 2 से ये 2 भी कट जाएगी। अब ये है 5, इस 5 से भी इसको काट लेते हैं, 5 दूना 10 जीरो, इस 5 से भी ये काट लिए। अब यहाँ पे बचा कितना 7r बराबर 1 हो जाएगा ये, क्योंकि ये तो बट्टा में है तो 1/7 r बराबर हो जाएगा हम लोगों का 20। तो ये r हम लोगों का ऊपर चल जाएगा, साथ के साथ में 20 को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 140 सेंटीमीटर, यह आंसर। और यह ऑप्शन नंबर पहला में है, तो हम लोग को यह आंसर मिल जाएगी। तो 1/7 r बराबर हो जाएगा 20, तो 20 × 7 बराबर 140 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो पहिए की त्रिज्या निकल जाएगी हम लोग का 140 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 आदमी एक काम को 330 दिनों में कर सकते हैं, परंतु 220 दिनों बाद 15 आदमी और आ जाते हैं तो भर्ती कर लिए जाते हैं, या तो फिर तो कितने और दिनों में काम पूरा हो जाएगा। यह है, ऑप्शन भी दिया हुआ है 80 दिन, 60 दिन, 55 दिन और 50 दिन। तो हम लोग ये चीज़ समझते हैं कि अगर कोई भी काम रहता है तो वह अगर एक आदमी काम करता है तो उसके लिए ज़्यादा समय लगता है। उसी प्रकार से अगर ज़्यादा आदमी रहेंगे तो दिन भी कम लगेगा। लेकिन यहाँ पर 15 जो आदमी है उसको काम करने में 330 दिन लगते हैं, यानी कि 330 दिन उनको काम लगेगा, और साथ साथ 15 दिन है। तो अगर इन दोनों को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल दिन हम लोगों को पता चल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले करते हैं कि कुल काम क्या हो जाएगा। तो कुल काम के लिए हम लोग करना है 15 × 330 डेज। तो यह जब करते हैं हम मल्टीप्लाई तो फिर हमें निकलती है 4950। तो यह जो हो गया वो क्या हो गया, टोटल काम हो गया, क्योंकि यह आदमी लोग है उसके एफिशिएंसी के हिसाब से ये लोग 330 दिन काम करते हैं, तो हम लोगों को टोटल काम प्राप्त हो जाती है 4950, 4950 काम है। लेकिन कहता है क्या कि परंतु 220 दिनों बाद 15 आदमी और आ जाते हैं। यहाँ पर जो पहले होता है क्या है कि ये जो दोनों 15 आदमी जो हैं वह तो 220 दिन काम करेंगे, यानी कि 15 आदमी अगर 220 दिन तक काम करते हैं तो ये लोग 3300 काम कंप्लीट कर देते हैं, 3300 काम पूरा कर लेते हैं। 220 दिन तक अगर यही 15 आदमी काम करते हैं तो ये 3300 काम को पूरा कर लेते हैं। लेकिन शेष काम बचे कितना है, तो शेष काम अगर बचता है हम लोगों का, तो शेष काम के लिए क्या करना है कि 4950 - 3300 ये करते हैं तो हम लोग को निकलता है 1650 काम। तो यही 1650 काम क्या हो जाता है, 1650 काम बाकी है, यानी शेष काम है। अब इसी 1650 काम को क्या करना है कि 15 आदमी और रहते हैं। पहले 15 आदमी थे और बाद में 15 आदमी और आ गए, यानी कि अब कितना हो गया, अब आदमी हो गया कितना 30 आदमी, और काम है हमारा कितना है 1650, यानी कि 1650 काम, और उसी काम को कौन करेगा, 30 आदमी करेंगे। तो 30 आदमी जब करेंगे तो हमें यह काटते हैं तो 55 यानी 55 दिन निकलेगा, क्योंकि यह काम हो गया और ये आदमी हो गया। तो काम जितना और आदमी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें दिन प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ 55 दिन जो है वो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में मैच कर रहा है। तो 55 डेज इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या कह रहा है कि 10, 9, 8, 7, 10 और 16 का माध्य यानी कि मीन याद करना है। ऑप्शन भी है 6, 11, 12 और 10। मीन या माध्य यह जो होता है वह औसत को ही कहते हैं, और औसत बराबर हम लोगों को पता है, आपको भी पता होगा कि औसत बराबर होता है कि संख्याओं का योग बटा कुल संख्या।
यहाँ पे कुल संख्या देखते हैं 1 2 3 4 5 6, कुल संख्या 6 हो गया और संख्याओं का योग जितने भी दिया हुआ उसका योग करते हैं। तो अगर हम लोग सबका योग करते हैं तो यह हम लोगों का जोड़ने से मिलता है 60 और यह 60 1 2 3 4 5 6 यही है कुल संख्या। तो 6 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो इसको जब डिवाइड करते हैं तो 10 हमें प्राप्त होती है। तो यही 10 हमारा आंसर है जो ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 को हम लोग सही करके 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं आराम से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2:1 है। यदि इसका आयतन 3072 घन मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन है। यहाँ पे आयतन का बात कर रहा है, यानी कि वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा है, वॉल्यूम से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो कमरे की लंबाई, कमरा कैसा होता है, तो कमरा एक घनाभ के आकार का होता है। तो घनाभ के आकार का होता है, तो घनाभ कैसे होता है, मान लेते हैं इसको इस प्रकार से बनाते हैं। यह एक घनाभ है, ये घनाभ है। इसमें जो है यह हो जाता है हम लोगों का लंबाई, यानी कि L हो जाएगा, और यह हो जाएगा हम लोगों का चौड़ाई, और यह हो जाएगा हम लोगों का ऊंचाई। तो ये 3D फिगर होता है, तो इस प्रकार से ये पता नहीं चल पा रही है, लेकिन यह लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। जो घनाभ का आयतन है, घनाभ का आयतन वह होता है L × B × H, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। और इसका जो अनुपात दिया हुआ 3 2 और 1 है, यानी 3 2 1 है, इसका मतलब है अनुपात में रहता है तो उसको x के साथ में हुआ मल्टीप्लाई रहता है। तो यहाँ पर इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x × 2x × ये 1 है h बराबर, तो इसको हम लोग x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यही है इसका आयतन, और यही आयतन के बराबर क्या कर रहा है, ये 3072 होना चाहिए, यानी कि 3070 के बराबर ये होना चाहिए। तो ये 72 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, ये 6 हो गया, और x तो 6x³ हो गया। अब ये x³ है इधर, इस 6 को इसके साथ डिवाइड करते हैं, यानी कि 3072 डिवाइड बाई 6 करते हैं, तो ये हमारा आता है 512। ये जो 512 आ गया, ये किसका वैल्यू आ गया, ये x³ का वैल्यू 512 आ गया है। अब हम ये भी जानते हैं कि 512 और ये जो क्यूब है, इसको अगर हम लोग बराबर के उस पार में जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, क्यूब रूट हो जाता है। अब ये जो क्यूब रूट है किसका होता है, तो ये अगर आप लोग क्यूब या घनमूल याद किए होंगे तो ये जो 512 होता है वह 8 का क्यूब होता है। तो x बराबर यहाँ पर 8 आ गया है। ये x का वैल्यू आया है, लेकिन हमको निकालना क्या है, हम लोग को चौड़ाई निकालना है। तो चौड़ाई के लिए अनुपात जो दिया हुआ कितना है, वो चौड़ाई के लिए अनुपात है 2। तो 2 के साथ में ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 2 × 8 बराबर हमें आएगा 16 मीटर। यहाँ पे मीटर कह रहा है तो यहाँ पे मीटर आ जाएगा। तो ये हमारा मीटर आंसर जो ऑप्शन नंबर दूसरा में है। तो इस प्रकार इसको जानेंगे कि घनाभ का आयतन होता है LBH, और यही LBH के बराबर दिया हुआ है 3072 घन मीटर। उसके बाद से यहाँ पर 512 का क्यूब जो होता है, वो 512 जिसका क्यूब होता है वो किसका होता है, 8 का होता है। तो इस प्रकार से यहाँ आंसर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा काम करके एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। प्रतिदिन 10 घंटे काम करके इस काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो ये क्वेश्चन है। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आदमी, घंटे और दिन दिया रहेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं। तो इसको सोल्व कैसे करना है, इसको सोल्व करने के लिए जो है ट्रिक हुआ क्या है कि M1 × T1 × D1 × H1 बट्टा W1 यह होता है, और इसके बराबर में होता है M2 × T2 × D2 × H2 बट्टा W2 होता है। इस ट्रिक से आसानी से बन जाती है। तो इसमें मनुष्य यानी आदमी का आएगा, उसमें समय टाइम का आएगा, इसमें डेट के लिए D का आएगा, एज के लिए
आवर कहेगा। और ये जो डब्लू होता है वह वर्क होता है। उसी प्रकार से इधर भी है। यहाँ पर जितने भी वैल्यू दिए होंगे उन सारी वैल्यूज़ को रख देते हैं तो हमें आसानी से बन जाएगी। तो जो पहले कहता है कि मनुष्य 32 है तो 32 लिख लेंगे। 32 6 घंटा काम करना है, यानी कि टाइम जो है या फिर आवर जो है वह 1 है, मतलब एच है, तो ये 6 घंटा को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 दिन है तो डी बराबर 10 डेज दिया हुआ। डब्लू क्या है, डब्लू तो कुछ नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर डब्लू तो डब्लू ही रह जाएगा। और बराबर में इधर के लिए बात करते हैं अब 10 घंटे काम कराना है तो 10 घंटे इंटू 12 इंटू मनुष्य चाहिए, यानी कि एम चाहिए, तो यहाँ पे m2 या m बटा w तो वही वाला काम है तो w तो कट जाएगी। अब इसको आराम से काटते हैं तो 10 ये कट जाएगी, 6 2 से काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो 16 आ जाएगा। ये m के बराबर में क्या आ जाएगी, ये 16 आ जाएगी, यानी कि m बराबर 16। यही है हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर 20 का है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसको भी अब देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु पर 50% अधिक मूल्यांकित किया था, बाद में उस पर 20% की छूट दी। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत लाभ मिला, यह क्वेश्चन कह रहा है। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं। 50% अधिक मूल्यांकित करता है, उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा, कुछ तो क्रय मूल्य होगा, तो क्रय मूल्य क्या हो, तो क्रय मूल्य को हम लोगों ने सीपी मान लिया। और सीपी बराबर कितना मान लिया, हम लोग 100 मान लिए हैं, यहाँ पर 100 मान लिए हैं। अब ये जो अंकित मूल्य है वह कितना अंकित करता है, 50% अंकित करता है, तो इसी क्रय मूल्य पर ही वह अंकित मूल्य अंकित करेगा। तो 100 में से 50% अधिक करना है, यानी 100 में से हम लोगों को 50% ज़्यादा करना है, यानी 150% कर लेंगे। तो ये हमारा 150 रुपया जो निकलेगा, यह हमारा क्या होगा, यह हमारा हो जाएगा अंकित मूल्य, यानी कि मार्क प्राइस। यह हो गया अंकित मूल्य 150 और क्रय मूल्य हो गया 100, इसको जब हम लोग माने हैं। लेकिन बाद में क्या करता है कि उस पर वह 20% की छूट देती है, और जो छूट देगा वह किस पर देगा, वह अंकित मूल्य पर ही छूट देगा, यानी 150 में ही कितना 20% का छूट देगा। तो 150 में हम लोगों को 20% छूट देना, यानी 20% छूट देते हैं तो हम लोग को 80% तो मिलेगा। तो यानी कि इसका सीधे 80% निकाल लेते हैं, इसको 80% निकालते हैं, क्योंकि तो 20% छूट दे ही चुका है, लेकिन 80% तो वो लेगा, तो इसी कारण से इसको सीधे 80% निकालेंगे। तो 15 और 8 120 हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यह इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब इस विक्रय मूल्य को इस क्रय मूल्य के साथ में तुलना करते हैं, देखते हैं तो क्या दिखता है हम लोगों को, जो 20 रुपया ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि 20 रुपया अधिक दिख रहा है, यानी कि लाभ दिख रहा है। तो 100 में से 20 रुपया लाभ, यानी कि क्या कहते हैं इसको 20% लाभ कहेंगे। तो ये 20% लाभ, और ऑप्शन नंबर डी इसका है आंसर, क्योंकि यह 20% लाभ के लिए है। तो 20% लाभ हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का योगफल 245 है, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यह है क्वेश्चन। तो 3 संख्याओं का योगफल 245 है, पहली दूसरी और दूसरी तीसरी का अनुपात दिया हुआ। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो क्या करना है कि पहला जो है अनुपात उसको लिख लेते हैं, पहला की जगह पहला और दूसरा की जगह दूसरा लिख लेंगे। फिर दूसरा तीसरा करेगा तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तो दूसरा के नीचे में ही फिर दूसरा को लिखते हैं, यानी कि 5 लिखेंगे। फिर इसका अनुपात जो है वो उसको लिख लेते हैं, 8 लिख ली। अब इसको क्या करना है, इस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 के साथ में एक बार 5 मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 मतलब 5 से ये 3 को मल्टीप्लाई करना है, और इस 3 से 8 को मल्टीप्लाई करना है, उसके सीधे सीधे में लिख लेना है। 2 5 10 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, और ये 3 8 24 हो जाएगा। ये इसका अनुपात निकल गया, जो ऐसा अनुपात देने के बाद में। तो यह एक ट्रिक भी है, इसको भी ध्यान रखना है कि अगर ए बी बी सी का अगर अनुपात दिया रहता तो उसको इसी प्रकार से बनाएंगे। तो ये हम लोगों का अनुपात निकल गया है।
अब ये अनुपात में है तो इसके साथ में क्या है मल्टीप्लाई, इसके साथ में x मल्टीप्लाई है, यानी कि 10x 15x और 24x है। और ये जो तीनों क्या हो गया, ये तीनों हमारा संख्या निकल गया और इन्हीं का योग दिया हुआ 245, तो इसको भी हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉरी जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 245। अब जैसे 245 करते हैं तो ये आपस में सभी को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 49x बराबर 245। x का वैल्यू निकालते हैं तो इसको इसके साथ में अगर इसको इसके साथ में डिवाइड कर देते तो यह 5 आ जाता है, 5 आ गया है। अब जो दूसरी संख्या निकालने के लिए कह रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरी संख्या हो जाएगा और उसके लिए x मल्टीप्लाई होगा। तो अब जो है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या के लिए हो जाएगा हमारा 15 × 5, क्योंकि ये 15 है और इसके साथ में x मल्टीप्लाई होगा तो 15 × 5 75। तो यही उत्तर है हमारा, तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक संख्या है 60, एक संख्या का 60% और दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर, तो पहली संख्या जो है, पहली संख्या उसको हम लोग क्या कहते हैं, x मान लेते हैं, इसको माना हुआ है, और दूसरी संख्या का जो है उसको y मान लिए। अब क्वेश्चन के अनुसार में पहला संख्या का 60% निकालते हैं, यानी x का 60% मतलब 60/100, और दूसरी संख्या का है तो दूसरी संख्या हम लोगों ने y माना है तो y का 2/3, ये क्या है आपस में बराबर है, तो इसके बराबर ये कर लेते हैं। इस एक जीरो से एक जीरो इसको काट लेंगे, इसको भी हम लोग 2 का पारा 3 बार में काट लेंगे, ऊपर बचा 3x/10, ये बराबर हो गया y/3, ये हो गया। इसी को आप देखते हैं तिरछा गुना क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 9x बराबर 10 y हो गया। अब इस x/y को निकालते हैं तो ये 10 तो 10 ही रह जाएगा, 9 इधर आ जाएगा। अब x अनुपात y है इधर, तो इस संख्याओं का अनुपात ही निकालने के लिए करते हैं। x अनुपात y क्या हो जाएगा हम लोग का, ये 10/9, तो ये 10/9 × 10/9, ये है हमारा आंसर जो आप बहुत आसानी से बन गया। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका सही, और इसी को ऑप्शन सही कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजेश ने एक अलमारी 1200 रुपये में खरीदी और 900 रुपये में बेची, हानि प्रतिशत क्या है। देखिए 1200 रुपये में खरीदा हुआ यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य जो होता है वो 1200 रुपया है, और सेलिंग प्राइस है यानी कि एसपी यानी विक्रय मूल्य 900 रुपया। 1200 का सामान को 900 रुपये में बेचेगा तो क्या होगा, उसको हानि होगा। कितना हानि होगा, तो इसको आपस में घटा लेंगे तो यानी कि 1200 - 900 बराबर 300 हो जाएगा। ये 300 रुपये का हो गया, हानि हो गया। अब हानि प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत हमेशा किस में निकलता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो ये जो 300 रुपया है वह इसी 1200 का कितना प्रतिशत है, इसी 1200 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत यानी 100 से मल्टीप्लाई, ये लोग काट सकते हैं। अब 3 का 12 से काटेंगे 100 हो जाता है, ये 4 हो जाता है, 3 4 12 हो गया, 4 से इसको भी काटते हैं 25, यानी हमें 25% की क्या दिखती है, हानि दिख रही है। यार ऑप्शन नंबर सी है इसका सही उत्तर, 25% हानि, क्योंकि 1200 रुपया का सामान को वो 900 रुपये में बेचता है तो हमें 300 रुपये का हानि होती है। और ये जो 300 रुपया है वो 1200 रुपया कितना प्रतिशत है, तो वो 1200 रुपये का 25% है। तो इस प्रकार से यह उत्तर प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक यात्रा में पहले 200 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा अगले 200 किलोमीटर की दूरी को 70 किलोमीटर की गति से तय करता है, तो 400 किलोमीटर की यात्रा में उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं इसको भी देखते हैं। तो पहले 200 किलोमीटर जाता है और अगले 200 किलोमीटर यानी टोटल 400 किलोमीटर पहले ही करा, तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि कुल जो दूरी है वो कितना है, वो 400 किलोमीटर है। और इसको 2 पार्ट में बना लेते हैं चलिए, ताकि हमें आसानी से हम, तो ये 200 किलोमीटर हो गया और ये भी अगला 200 किलोमीटर है। इस 200 किलोमीटर को वो स्पीड कितना से तय करता है, तो वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, और इस 200 को 70 किलोमीटर
प्रति घंटा से। अब ये दूरी, ये चाल, ये भी दूरी और ये चाल है, तो इससे हम लोग क्या होगा, यहाँ से हमारा टाइम 1 निकलेगा, यहाँ से टाइम 2 निकलेगा। और ये किलोमीटर है तो किलोमीटर प्रति घंटा भी, किलोमीटर प्रति घंटा भी है, तो टाइम 1 और टाइम 2 निकल जाएगा। टाइम 1 और टाइम 2 निकालते हैं तो यहाँ से कितना, ये 1 0 काट देंगे तो ये 4 घंटा निकलेगा। और उसी प्रकार से इसको भी काटते हैं तो 20 को 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें निकलता है 2.86 निकलता है। इसका अप्रोक्स वैल्यू निकल रहा है हमारा 2.857 मेरे बार, लेकिन इसको हम लोग 2.86 मान लेंगे। तो ये टाइम 1 हो गया, ये टाइम 2 हो गया, और कुल दूरी हमारा है 400 किलोमीटर। अब जानते हैं कि औसत गति जो होता है वह क्या होता है। तो औसत गति होता है हमारा कुल दूरी बट्टा कुल लगा समय। कुल लगा समय क्या, ये 4 घंटा और ये 2.86 घंटा, यानी कि ये दोनों भी ऐड हो जाएगा तो कुल टाइम हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो कुल दूरी हो गया 400 और कुल समय हो गया 4 और 2 6, 6.86 6.86 हमारा हो गया कुल समय। जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 58.309। तो इसी को अप्रोक्स में लिया हुआ है 58.3, ये किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है इसका सही उत्तर। तो इस प्रकार से इसको बनाया जा सकता है कि औसत गति जो होता है वह कुल दूरी बटा कुल लगा समय होता है। और इस क्वेश्चन के हिसाब से टोटल दूरी जो है वो 400 है, और यहाँ पे जो कुल लगा हुआ समय है कितना, तो ये इसको ऐड करते हैं तो 6.86 आता है। तो उसको जब सोल्यूशन करते हैं तो फिर हमारा 58.3 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत गति आ जाता है, जो ये हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% की वृद्धि और 10% की कमी या बदलाव किया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो यह क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को मैंने जो क्षेत्रमिति है मैथ्स के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर जा कर के आप लोगों को मिल सकता है। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, मेंसुरेशन वाले में आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको कैसे आसानी से बनाते हैं। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चंस आएंगे कि किसी में बढ़ोतरी हो रहा है, किसी में घटा रहे हैं, किसी में घटा रहे हैं तो दोनों में ही घटा रहे हैं, किसी में दोनों में जोड़ रहे हैं, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो उसको कुछ नहीं, बस सिंपल से इसको करना क्या है कि जो वृद्धि है उसको प्लस में लेंगे, यानी प्लस कितना है, प्लस 15 है, और जो कमी है तो उसको हम लोग क्या लेंगे, माइनस में लेंगे 10। ये प्लस में, ये माइनस में, फिर बाद में माइनस आ जाएगा दोनों का, 15 × 10 आ जाएगा। इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड बाय 100 कर लेते हैं। तो इससे हमारा कितने प्रतिशत का बदलाव हो रहा है ये चीज़ हमारे मिल जाता है। तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये प्लस में है, ये माइनस में है। ये 15 में से 10 जाएगा तो कितना जाएगा, 5 बचेगा, और ये माइनस तो माइनस है। ये 15 है, इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो इसका 1.5 हमारा होता है। तो ये जो 5 से 1.5 घटाते हैं तो 3.5 हो जाएगा यहाँ, और ये प्लस का वैल्यू ज़्यादा है तो ये क्या होगा, इतना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ इसका सही उत्तर है। तो इस प्रकार क्वेश्चंस को ऐसे ही प्लस फिर माइनस दोनों का मल्टीप्लाई बटा 100 कर लेंगे, तो उसी से हमारा जो वैल्यू आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को इसी प्रकार से बनाना है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के मेंसुरेशंस का आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर इनके बारे में अच्छी तरीके से बताया गया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि अप्रैल में पूछे गए थे पिछले 2016 वाले एग्जाम्स में जो एनटीपीसी के हुए थे उसमें। आगे भी हम लोग और कुछ ऐसी जानकारी के बारे में देखेंगे। तब तक आप लोग मैथ्स के क्वेश्चंस को भी आसानी से बनाते हुए चलिए, ताकि इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे के एग्जाम्स में, तो उसको आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।